नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार नागर। आपको पता ही है कि ए टू जेड स्टडी चैनल पर राजस्थान सीरीज चल रही है लंबी तैयारी के लिए, रीट के लिए, कांस्टेबल के लिए, पटवारी के लिए। आपको पता है हाल ही में ग्राम सेवक की भर्ती और आने वाली है, उसके लिए भी सभी जो कंपटीशन राजस्थान से संबंधित है उनके लिए राजस्थान भूगोल की एक सीरीज चला रखी है लंबे विस्तारित रूप में। और अपन छोटे छोटे आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे भूभागों में बांट कर, यानी 30 मिनट की 40 मिनट की एक क्लास के आधार पर। और आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और अपन चला रखा है अपन ने कि पूर्वी मैदान, कौन सा मैदान है? पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान आपको मैंने पिछली क्लास में संपूर्ण करवा दिया था। और अब अपन शुरू कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों हाड़ौती। कौन सा कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। इसे कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में, कौन से समय में? प्राचीन समय में यहाँ हाड़ा राजाओं का, कौन से राजाओं का? हाड़ा राजाओं का क्या था? शासन था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। हाड़ा राजाओं का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाड़ा जो महिलाएं थी वो बड़ी प्रसिद्ध थी, वीरांगनाएं महिलाएं थी। क्रमावती का नाम सुना होगा आपने, सलह कंवर का नाम सुना होगा आपने, है ना। सलह कंवर, जिसकी यानी कि कहानी सुनते हैं तो कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राणा मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी, ठीक है ना, आपको पता होगा ना। हाँ, राजा महाराजा राज सिंह वाली, महाराणा राज सिंह वाली स्टोरी आपको पता होगा। चारुमती जो थी उनका, औरंगजेब का, है ना, और रतन सिंह चुंडावत की जो स्टोरियां हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये वो वीरांगनाएं हैं जो क्या हुई, अपने मातृभूमि के लिए इल्ला न देनी अपनी मरण कटावे, ऐसी कुछ कहानियाँ इसी के ऊपर घटित है। हाड़ा राजाओं की जो रानियाँ थी, यानी कि जो वीरांगनाएं थी, रानियाँ नहीं कह सकता मैं, वीरांगनाएं थी, अपनी माताएं थी, बहनें थी, उन्होंने क्या किया कि जीना सिखाया कि दुश्मन के सामने घुटने टेकना नहीं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। इसी तरह अपने भी क्या है कि परिश्रम करते रहें और जितनी हो सके परिश्रम करते रहें, कमज़ोरियों से नहीं घबराना है, ठीक है। यूट्यूब का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप यूट्यूब खोलते हो, दुनिया जान के चैनल खुलते हैं, है ना। किसी एक पर विश्वास करना सीखो, एक पर विश्वास करें आप कि उसने तो वो बता दिया, उसने तो वो बता दिया। हाँ, टेक्नोलॉजी है, हर क्लास आपके पास अवेलेबल है आज। आप घर पे पढ़ सकते हो, बाहर पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ते रहो, मैक्सिमम पढ़ें आप, लेकिन कामयाबी प्राप्त करें, ठीक है। जय हाड़ा राजाओं की, जय हाड़ा रानियों की। इसी हाड़ा रानियों को समर्पित राजस्थान सरकार ने क्या किया, फिर हाड़ा रानी बटालियन शुरू किया ना, कांस्टेबल के लिए, बेल्ट वाली नौकरी जो होती हैं उनके लिए हाड़ा रानी बटालियन शुरू की। और पूरे राजस्थान में जब कांस्टेबल की भर्ती होती है, यानी जब वर्दी की भर्ती होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, हाड़ा रानी बटालियन की स्पेशल पोस्टेज आती हैं, तो उन पोस्टेज को आपको अप्लाई करना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली आती है वो, उनके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। चलो अपन शुरू करते हैं हाड़ा राजाओं का प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश क्यों कहते थे? क्योंकि हाँ, हाड़ा राजाओं का क्या था? शासन था, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल कितना है? इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है 6.89%। कितना है? 6.89%। और लगभग कितना है? 7%। कितना है? 7% है विश्व में। और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? कौन सी जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ? तो जनसंख्या करती है यहाँ लगभग 11%। कितने प्रतिशत करती है? लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसकी हुई उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति और उत्पत्ति किसकी हुई? किसकी उत्पत्ति हुई? पठारी प्रदेश की, हाड़ौती पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। और कब हुई? मध्यजीवी महाकल्प में। मध्यजीवी महाकल्प में, महाकल्प में कब हुई? मध्यजीवी महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? हाड़ौती प्रदेश की, ठीक है। इसे कहते क्या हैं? मिसोजोइक युग कहते हैं। आपको मिसोजोइक एरा, ठीक है। अब इसका युग कौन सा था?
किसका? वो तो महाकल्प है ना, महायुग है, ठीक है, एरा है। और इसका कौन सा था? क्रीटेशियस, क्रेटेशियस युग, ठीक है। युग पूछे तो क्रेटियस युग है, और एरा या महाकल्प पूछे, बड़ा पूछे 10 सालों का, 20 सालों का, एक मिलाकर कल्प, ठीक है। अगर वो पूछे तो कौन सा है? मीसोजोइक एरा है। और छोटा सा युग पूछे 1-2 साल का, तो वो कौन सा है? क्रेटेशियस युग है। युग छोटी इकाई है, महाकल्प बड़ी इकाई है। कई युगों को मिलाकर महाकल्प या महा एरा मनाया जाता है। यौन, एरा, ऐसी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जो आपको कभी मैं यानी स्पेशली क्लास लगा के एक दिन बताऊंगा 15-20 मिनट की भी। एरा क्या होता है, वो क्या होती है, यानी कि भौगोलिक समय सारणी स्पेशली आपकी एक दिन क्लासें लेकर। ऐसे प्रश्न आजकल आते हैं, बीसी किसे कहते हैं, बीसीई किसे कहते हैं, एडीई, है ना, पूर्व, और ये ईसा पूर्व, ईसा से के समय, ईसा के बाद के समय, ऐसे प्रश्न आजकल करंट में है। और जो सीटेट की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि इसका संबंध किससे है, किसकी उत्पत्ति हुई? एरा में। और इसकी उत्पत्ति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गोंडवाना लैंड से, है ना। पेंजिया मनी, पेंजिया के अंदर 2 प्रदेश बने थे, एक का नाम था गोंडवाना, एक का नाम था अंगारा लैंड या लोरेशिया। तो जो गोंडवाना लैंड है उसका भूभाग है। अब गोंडवाना लैंड का भूभाग है कौन सा? अपना हाड़ौती प्रदेश, कौन सा? और गोंडवाना लैंड का ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, किसके द्वारा निर्माण हुआ इसका? तो ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्भेदन से, उद्भेदन से, ठीक है। तो दरारी जो उद्भेदन था उसके माध्यम से किसकी उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ। उत्पत्ति उसमें हुई, किसमें? मध्यजीवी में। और निर्माण कब हुआ? गोंडवाना लैंड के भूभाग से। और किस क्रिया के द्वारा? ज्वालामुखी की उद्गारी क्रिया के द्वारा। किसकी क्रिया के द्वारा? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, उद्गारी या उद्भेदन, दरारी क्रिया के द्वारा। अब दरारी और उद्भेदन क्या बला होती है, देखिए। तो ये होता ये है कि प्यारे साथियों, ये ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी का मुख है, ये ज्वालामुखी नलिका है, और ये ज्वालामुखी या लावा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है। ये पृथ्वी का अंतस्थ भूभाग है, ठीक है। ये पृथ्वी की ऊपरी भूभाग, ऊपरी पट्टी है, और ये है ज्वालामुखी मुखी। ये ज्वालामुखी शंकु है, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी छिद्र या मुख, ठीक है, जिसे आप क्रेटर कहते हो। ज़्यादा बड़ा हो जाए यानी कि कई सारे मिल जाएं तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। ये शंकु है। ये कौन सा है? शंकु। कई बार क्या होता है, ये डाट हो जाती है बंद। क्या हो जाती है? डाट बंद हो जाती है ऊपर वाली। तो इसमें क्या होता है? दरारी उद्भेदन होना शुरू हो जाता है ना। मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है, फिर इससे जमाव से, इसके जमाव से कुछ भूभाग निर्मित होते हैं, और उसे क्या कहते हैं? उद्गारी या दरारी भूभाग कहलाते हैं। तो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है ना भारत का, और मालवा का, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही सारा कुछ आता है। प्रायद्वीपीय पठार का ही भूभाग है पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश। तो पठारी प्रदेश का भी जो निर्माण है वो किससे हुआ है? दरारी उद्भेदन से हुआ है। लेकिन क्रिया कौन सी है? ज्वालामुखी क्रिया है। क्रिया कौन सी है? ज्वालामुखी क्रिया है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी। अब आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, भाग किसका है? मालवा पठार का, ठीक है। हाड़ौती का प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से भाग किसका माना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से भाग किसका? प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल सामने देखने पर किसका भाग माना जाता है? मालवा का। किसका भाग माना जाता है? मालवा का, ठीक है। अब देखना आप, ये है अपना इंडिया, ठीक है। ये यहाँ है गुजरात, क्या है? गुजरात। और यहाँ है राजस्थान, और ये है मध्य प्रदेश। ये क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ है मालवा, यहाँ क्या है? मालवा, ठीक है। तो मालवा का पठार कहाँ से कहाँ तक हो गया? गुजरात से लेकर, कहाँ से लेकर? गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक।
गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक स्थित है। इसमें बीच में क्या आ गया, राजस्थान आ गया। क्या आ गया, राजस्थान आ गया। तो इसलिए मालवा जो पठार है उसी से क्या है, हाड़ौती पठार की उत्पत्ति मानी जाती है। कई बार क्या होता है, इसकी भाग पूछ लेता है कि मालवा के पठार से कौन से भाग से, तो मालवा का उत्तरी जो भाग है, मालवा का उत्तरी भाग है वो क्या है, हाड़ौती प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश माना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, क्या आई होगी बात समझ में। ठीक है, तो हाड़ौती प्रदेश मालवा प्रदेश गुजरात से मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है और उसी का भूभाग है मालवा पठार, और मालवा पठार का उत्तरी भूभाग है जो क्या है, हाड़ौती प्रदेश है। अब अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो अब देखना आप, यूं है, यूं ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। तो अप्रत्यक्ष रूप से, यह प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है, तो भैया प्रायद्वीप का भाग है। कई बार क्या होता है कि वो ऑप्शन में नहीं आके मालवा का पठार ऑप्शन में आता है ये, और ज़्यादातर चलन भी इसका ही है कि हाड़ौती का पठार किसके अवशेष हैं या किसके भूभाग हैं, तो हाड़ौती के पठार के भूभाग माने जाते हैं। किसके भूभाग माने जाते हैं, हाड़ौती के पठार के भूभाग माने जाते हैं। आई क्या बात समझ में आई होगी। चलो चलते हैं। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, राजस्थान की बात करें कि हाड़ौती के प्रदेश का विस्तार, ठीक है, हाड़ौती के प्रदेश का विस्तार देखना आप, अपने तो इतने की जरूरत है। ठीक है, तो झालावाड़, बारां, झालावाड़, कोटा और बूंदी। ठीक है, ठीक है क्या, 4 जिलों में है। कितने जिलों में है, 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में है। चलो इसकी विशेषताएं करते हैं। इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता मृदा। कौन सी विशेषता है, मृदा यानी मिट्टी, और मिट्टी कौन सी है, इसमें काली है। कौन सी है, काली, और काली भी कौन सी, मध्यम काली। कौन सी काली, मध्यम काली मृदा पाई जाती है। क्यों काली क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये भाग किसका है, किसका भाग है, प्रायद्वीप का। किसका भाग है मेरे प्यारे साथियों, प्रायद्वीप का भाग है। और प्रायद्वीप पठार का भाग होने के कारण, जब प्रायद्वीप पठार का भाग और इसकी उत्पत्ति जो हुई वो किससे हुई, ज्वालामुखी से हुई। किससे हुई, ज्वालामुखी से हुई। किससे हुई, ज्वालामुखी से। तो पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। जो अंदर पाई जाती है, जो अंदर मेग्मा जब जम जाता है तो उसे कहते हैं ग्रेनाइट, और यही मेग्मा लावा के रूप में जब बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। बैफ और बाहर, ठीक है, बस बैफ और बाहर से याद रखना। जो बाहर चट्टानें निर्मित होती है ना वो बेसाल्ट होती हैं, बैफ और बाहर, बैफ और बेसाल्ट। ठीक है, अपने आप ये रह जाएगा। तो अंदर वाली चट्टानें क्या होंगी, तो ये भी संपूर्ण प्रायद्वीप किस चट्टान से निर्मित है, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। ये बात याद रखना। ठीक है, अब क्या हुआ कि कालांतर में इसका क्या हुआ, अपर्दन हुआ। क्या हुआ, अपर्दन, अपर्दन। ठीक है, अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, अनाच्छादन हुआ। ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही बात है, मैंने आपको क्लास में बताई भी थी इसी सीरीज में। ठीक है, अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, दोनों क्रियाएं, अनाच्छादन हुआ। इससे क्या हुआ, चट्टानें चूर्णावस्था में आई। चूर्णावस्था में आने के बाद में क्या होगी, मिट्टी बन गई। और जो बेसाल्टिक आपको पता है ज्वालामुखी है, लावे से निर्मित है, जल जल के बनी है, तो काली तो हो ही जाएंगी ना। तो काली मृदा है, काली मृदा। इस मृदा को कहते क्या क्या है, इसमें कपास की खेती उपयुक्त तरीके से की जाती है, तो कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगूर मृदा कहते हैं, रेगूर, रेगूर, रेगूर मृदा, रेगूर मृदा कहते हैं। और इसे कहते हैं वर्टीसोल। ये याद रखना आप, इसे क्या कहते हैं, वर्टीसोल। अब इसमें उपजाया क्या जाता है, तो सर्वाधिक तो उपजाई जाती है मेरे प्यारे साथियों कपास, दूसरे नंबर की सोयाबीन। आपको पता होगा कि सोयाबीन भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में सर्वाधिक कोटा में। कहाँ पर, कोटा में। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक सोयाबीन राजस्थान में, कोटा में। दूसरे नंबर का झालावाड़ है। दूसरे नंबर का कौन सा है, झालावाड़। पिछली बार प्रश्न आया कि राजस्थान निम्न में से, किसमें, कि निम्न में से सर्वाधिक सोयाबीन किस में होता है। चलो प्रश्न को देखो कि प्रश्न निम्न में से, निम्न का मतलब है जो नीचे लिखे हुए हैं, निम्न में से सर्वाधिक सोयाबीन, सर्वाधिक सोयाबीन, सर्वाधिक सोयाबीन। तो वहाँ प्यारे साथियों कोटा नहीं था, झालावाड़ था, बूंदी था,
ठीक है। और 3 नंबर का था चित्तौड़ और 4 नंबर का था झालावाड़। सॉरी, ये कोई एक ज़िला डाल लो अपने, मान लो सवाई माधोपुर, ठीक है। तो अपने आप ही किस में हो गया, झालावाड़ में, क्योंकि 2 नंबर का झालावाड़ है, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा अपने को कि 2 नंबर वाला भी अपने क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसाल्टिक, और इसमें क्या होती है, कपास की खेती ज़्यादा होती है, सोयाबीन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसे रेगूर मृदा, कपासी मृदा भी कहा जाता है, वर्टिसोल भी कहा जाता है। लावा से निर्मित है ये, और याद रखना कि राजस्थान में लावा से निर्मित भूभाग कौन सा है, तो लावा से निर्मित भूभाग है हाड़ौती का प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, हाड़ौती का प्रदेश लावा से निर्मित भूभाग है, ठीक है। प्रायद्वीप का भी भूभाग है, मालवा का पठार भी है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि मालवा जो जनजाति है, मालवा जाति है, मालवा मैदान है, ठीक है। देखो मालवा पठार और मालवा जाति या मालवा मैदान, ठीक है। तो ये तो है राजस्थान के नीचे है मध्य प्रदेश में, और ये राजस्थान के ऊपर पंजाब में, ठीक है। याद रखोगे, एक तो राजस्थान के बिल्कुल ऊपर है और एक राजस्थान के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। तो मालवा जो जाति है और मैदान है वो पंजाब में है ना, मलोट, बठिंडा, ठीक है। और अभोर वाला जो क्षेत्र है, चंडीगढ़ से नीचे वाला जो क्षेत्र है, उसे क्या मानते हैं, मालवा, मलवई कहते हैं ना, मलवई, मैं मालवे दा जट, हाँ वो वाला ही, ठीक है। और मालवा पठार मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य भूभाग को कहते हैं। ये भाग आप याद रखना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ की प्रमुख नदी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख नदी, यहाँ की प्रमुख नदी है चंबल। देखो चंबल उसकी भी प्रमुख नदी थी, लेकिन वहाँ पर वो बहती है, सिर्फ पूर्वी मैदान में चंबल बहती है, कोई कार्य नहीं करती। लेकिन सर्वाधिक जो चंबल नदी यहाँ की प्रमुख है, लेकिन वहाँ की प्रमुख नदी, पूर्वी मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है, बनास है। कौन सी है, बनास, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल है। और चंबल आपको पता है ना, अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक करती है, उस क्लास में अपने पढ़ लिया था। अवनालिका अपर्दन करती है सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन बीहड़ बनाने वाली नदी, या मान लो कि दस्यु घाटी बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, चंबल नदी है, ठीक है। अब चंबल नदी का जो ढाल है, चंबल नदी का ढाल याद रखना, चंबल नदी का ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर ज़्यादा है, उत्तर पूर्व की ओर है। ये दक्षिण है, ऐसे बह के ऐसे चली जाती है ना, ऐसे, यही राजस्थान है, ये राजस्थान है ना, तो ऐसे बह के ऐसे चली जाती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। तो ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो ऐसे मिलती है, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है। ढाल आपको जो बड़ी नदियाँ उनका ढाल याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ढाल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका ढाल, किसका, चंबल नदी का ढाल दक्षिण से दक्षिण उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये नदी कौन सी नदी, ये नदी करती है सर्वाधिक जलीय अपर्दन। कौन सा अपर्दन करती है, जलीय अपर्दन। देखो इसका बड़ा रूप तो अपने पढ़ लिया था, कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जलीय अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है, राजस्थान में सर्वाधिक जलीय अपर्दन करने वाली कौन सी नदी है। भारत में पूछे तो भी चंबल आएगी। जलीय अपर्दन का मतलब है अवनालिका अपर्दन, ठीक है। अपर्दन क्या होता है, देखो अपर्दन होता है 2 प्रकार से, 3 प्रकार से होता है अपर्दन। अपर्दन और अपर्दन होता है एक तो जल से, ठीक है, वायु से, और चादरी अपर्दन। चादरी हिम नदियों से संबंधित है, छोड़ो, वायु की बात करते हैं। तो वायु अपर्दन मरुस्थल क्षेत्रों में होता है, कौन से क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और ये होता है मैदानी भूभागों में, जहाँ नदियाँ बहती है, जरूरी नहीं है मैदानी हो, ठीक है, कि जहाँ नदियाँ बहती हैं, जहाँ नदियों द्वारा, जल द्वारा अपर्दन होता है वो। और वायु अपर्दन कहीं भी हो सकता है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो जलीय अपर्दन सर्वाधिक कौन सी नदी करती है प्यारे साथियों, चंबल नदी करती है। लगभग सारी नदियाँ अपर्दन करती हैं, लेकिन चंबल नदी सर्वाधिक अपर्दन करती है, ठीक है। तो सर्वाधिक जल अपर्दन करने वाली राजस्थान में कौन सी नदी है, चंबल नदी है
है क्या, इसलिए सर्वाधिक अपर्दन करती है छोटी छोटी, इसलिए इस भूभाग को, चंबल नदी के भूभाग को, चंबल नदी बेसिन को, बेसिन्स को, ठीक है, क्या कहते हैं, अंतः अधर, अंतः अधर प्रवाहक्रम। समझे क्या, ये अंतःस्थली वाला नहीं है कि आंतरिक प्रवाह वाला, वो नहीं है, ये है अंतः अधर प्रवाहक्रम। यानी कि अंतः अधर प्रवाहक्रम का मतलब है छोटी छोटी वितरिकाएं, छोटी छोटी वितरिकाएं। मान लो ये चंबल नदी है और चंबल नदी की बहुत सी वितरिकाएं, ऐसे छोटी छोटी वितरिकाएं आकर चंबल नदी में मिलती हैं और उस प्रवाहक्रम को क्या कहते हैं, अतः अधर प्रवाहक्रम कहते हैं। आंतरिक वाला नहीं है, अतः अधर प्रवाहक्रम है। आपके लिए शायद नया शब्द होगा, क्योंकि अनेक नदियां जो अपनी छोटी छोटी वितरिकाओं में बहती है, जैसे मान लो कि काली सिंध है, काली सिंध चंबल में मिलती है, लेकिन काली सिंध की भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ, पार्वती है, परवन है, इनकी भी सहायक नदियाँ हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये अतः अधर प्रवाहक्रम पर आधारित नदियाँ हैं। चंबल की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी अतः प्रवाहक्रम पर आधारित नदियाँ हैं, अतः अधर प्रवाहक्रम पर आधारित नदियाँ हैं। इसलिए इस अतः अधर प्रवाहक्रम में छोटी छोटी क्या बनाई जाती हैं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, छोटी छोटी जल परियोजनाएं, जिनके ऊपर क्या किया जाता है, जिनके ऊपर अपने क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर लेते हैं, पेयजल परियोजनाएं स्थापित कर लेते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, जैसे बैंथली परियोजना। कौन सी परियोजना, बैंथली परियोजना, जाखम परियोजना, ठीक है, चंबल के ऊपर खुद की 2-3 परियोजनाएं, कोटा बैराज परियोजनाएं, ऐसी छोटी छोटी इस अतः अधर प्रवाहक्रम पर आधारित परियोजनाएं स्थित हैं, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अब देखना कि प्रश्न डालता हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि प्रश्न बिना क्या होता है, क्लास नीरसता धारण कर लेती है। जब तक क्लास नीरसता, प्रश्न में डाल के छोड़ रहा हूँ, आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि सर्वाधिक कौन सा, सर्वाधिक जलीय अपर्दन किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, ठीक है जी, ऑप्शन डालते हैं। सर्वाधिक जलीय अपर्दन किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो थार क्षेत्र, बी पूर्वी मैदान, ठीक है, सी अरावली और डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। ठीक है, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर्वाधिक जलीय अपर्दन किस क्षेत्र में होता है, सर्वाधिक जलीय अपर्दन किस क्षेत्र में होता है, या यूं कहें कि सर्वाधिक जलीय अपर्दन से ग्रसित क्षेत्र कौन सा है। ग्रसित भी आ सकता है ना, यहाँ ग्रसित, सर्वाधिक जलीय अपर्दन से ग्रसित क्षेत्र कौन सा है, या सर्वाधिक जलीय अपर्दन क्षेत्र कौन सा है। आई बात दिमाग में, चलो आगे चलते हैं। थार के प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे, कमेंट डालोगे। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण क्या है, हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण, हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण। तो इस हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण और हाड़ौती प्रदेश को वर्गीकरण के आधार पर 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो है विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि है, विंध्यन कगार भूमि। कौन सी है, विंध्यन कगार भूमि है। पहली कौन सी है, विंध्यन कगार भूमि है, या विंध्यन कगार क्षेत्र कह सकते हैं। और अगला है दक्कन का पठार। अगला कौन सा है, दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार है। 2 भागों में बांटा, विंध्यन कगार भूमि या क्षेत्र, विंध्यन कगार भूमि या क्षेत्र, और दक्कन का पठार। और कौन सा है, दक्कन का पठार है। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि की बात कर रहा हूँ मैं। विंध्यन कगार भूमि,
विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि या क्षेत्र, ठीक है। ये अपना राजस्थान है, ये क्या है अपना राजस्थान है प्यारे साथियों। और ये है मध्य प्रदेश, ये कौन सा है मध्य प्रदेश है यहाँ, ठीक है। विंध्यन कगार भूमि और ये मध्य प्रदेश है। और ये है यहाँ झारखंड, यहाँ क्या है झारखंड, थोड़ा दूर सी है झारखंड, ठीक है। इसके बीच में ऐसे मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में विंध्यन कगार है, कौन सा है विंध्याचल पर्वत या विंध्यन कगार क्षेत्र फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक फैला हुआ है कौन सा क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र। इसी के बीच में, किसके बीच में, इसी के बीच में यहाँ, इसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा यूँ बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मध्य प्रदेश है और ये आप यूँ समझना कि ये झारखंड है, ये कौन सा है झारखंड, ठीक है। इनके बीच में क्या है छोटे छोटे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे विंध्यन पहाड़ी यहाँ मध्य प्रदेश में, विंध्यन पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है विंध्यन पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है विंध्यन पहाड़ी, ठीक है विंध्यन पहाड़ी, ठीक है। आगे यहाँ इसी के बीच में यहाँ है कैमूर, कौन सी है कैमूर, कैमूर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ियाँ हैं छोटे छोटे, इनके मध्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, विंध्यन पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। और आगे है भंडरे की पहाड़ी, यहाँ भंडरे, भंडरे की पहाड़ी और पार्श्वनाथ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ियाँ हैं पार्श्वनाथ की पहाड़ी। तो ये राजस्थान के बीच में भी कहीं न कहीं इस राजस्थान को प्रभावित करती है। तो इसलिए जो मालवा जो दक्षिण पूर्वी का निचले वाला भाग है, नीचे वाला भूभाग है, उसे कहते हैं विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र है। और विंध्यन जो कगार क्षेत्र है उसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे मध्य प्रदेश से झारखंड के बीच में पाया जाता है विंध्यन पहाड़ी, भंडरे, कैमूर, पार्श्वनाथ, ऐसी कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं। इस विंध्यन कगार क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है 3 भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है 3 भागों में बांटा गया है। विंध्यन कगार क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। विंध्यन कगार क्षेत्र को कितने भागों में बांटा मेरे साथियों 3 भागों में बांटा गया है। आई बात समझ में, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, कौन सी अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, पहला कौन सा है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ठीक है। दूसरा है नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, दूसरा कौन सा है नदी निर्मित मैदान है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, नदी निर्मित मैदान है। और तीसरा जो है वो है शाहाबाद की, किसकी शाहाबाद की, शाहाबाद की उच्च भूमि, शाहाबाद की कौन सी उच्च भूमि, ठीक है। कौन सा है शाहाबाद की उच्च भूमि। तो विंध्यन कगार को कितने भागों में बांटा गया 3 भागों में, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, निर्मित मैदान, शाहाबाद की उच्च भूमि, ठीक है, नदी निर्मित मैदान और शाहाबाद की उच्च भूमि। इसको अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें प्यारे साथियों।